गाइस तो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर अंकित कुमार। इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही अपना दे देंगे सो दैट आप लोगों को भी पता रहे। ऐसे नहीं, ऐसे लैंडस्केप में बना, यूट्यूब पे डलेगा ना। सो हे गाइस, आई एम अंकित। मैं अपना प्रोफेशन नहीं बताऊंगा, आई थिंक होना ही काफी है, एग्जिस्टेंस इज इनफ। बट फिर भी क्योंकि मिसलेनियस के लिए आप लोग जानना चाहेंगे तो बता देता हूँ, आई एम एन एलएलडी कंसल्टेंट बाय द डे एंड बैटमैन बाय द नाइट, फिलोसफर बाय द नाइट। ये सब हमारे क्या है दोस्त लोग, आप लोग ये सब जानने में इंटरेस्टेड हो क्या कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या नहीं, ये सब तो जानने के लिए। अरे इसको एस्ट्रो वाले कप में क्या दे दिया इसमें एस्ट्रो कब बनाना ही नहीं। ये ज़ूम कार वाले में तो एस्ट्रो बनाया कितनी बार। ये तो उसमें नीचे अंदर रखा होगा, पता नहीं किसने निकाल के धो के मैं नहीं किया, इसको धो बैठ धुला हुआ रखा होगा। धुला हुआ तो रखा था, लेकिन मतलब इसमें एस्ट्रो कभी इसमें ऐश डाल दिया होगा तो दूसरा कप ले लेना, वैसे तो धोती है। गाइस अभी थोड़ा सा एक कांड हो गया है छोटा सा। ये कब ठीक है? हाँ ये कब ठीक है, तुम ही लाया ना तो दो क्यों लिया, इसी में पीता ना एक में। तो गाइस अभी क्या है कि आज है सैटरडे नाइट, दिन में हम लोग गए थे शॉपिंग। मैंने कर ली लगभग आज 9,000 की शॉपिंग। यस गाइस, ओनली 4 आइटम्स बट लगभग। इसमें क्या था, ये भी तो तू ही लाया ना, ये पहले से तो नहीं था। ये तो तू ही उठाया, तेरे को ग्लास चाहिए, अरे पानी बॉटल दे देना इसको, तेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल थी सही। क्या चाहिए? पानी पीना है भाई, बॉटल में ग्लास। ये ग्लास ले, इसमें दूसरा पानी का बॉटल, खाली बॉटल जो तूने खरीदा था वो रखा हुआ है, उसमें पानी भर ले। गाइस अभी थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया है, विच इज फाइन। हाँ इसमें भर ले, कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज मंगवा लिया तूने, हैंड ही नहीं लगता ये। हाँ तो गाइस मैं क्या बता रही थी आप लोगों को। यस तो शॉपिंग है हम, और मैंने कुछ लगभग 9,000 की शॉपिंग कर ली। नहीं, कॉस्मेटिक्स भी खरीदे कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि अभी उतने सुंदर लग नहीं रहे हैं फेस पे, ओवर मेकअप हो गया है शायद। तो 10,000 की लगभग 11,000 की। सब ये लोग तो ऐसे ही बनाते हैं यार, लैंडस्केप में बनाते क्या। 11,000 की लगभग 11-12,000 की शॉपिंग हो गई है। और उसके बाद हम आ गए घर, और घर पे आने के बाद अभी हमारे आए हैं एक गेस्ट, जो कि कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे ज्ञान की बातें। बाबा जी कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं बहुत ज्ञान देते हैं, तो क्या उस ज्ञान को हमने सोचा क्यों ना आप दोस्तों तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि इन्होंने तो बड़ा घटिया गाइस, इन्होंने तो काफी बड़ा अपना मेरे तरफ तो कैमरा क्या काफी, अरे इतना भी नहीं। तो गाइस इन्होंने तो काफी घटिया सा इंट्रो दिया अपना, तो मैं आपको मतलब इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है ओशो के बड़े भाई दोशो, तो इनके ज्ञान का प्रवचन हम सुनेंगे। तो बताइए अपनी फिलोसफी क्या था आपका, वो लाइफ फिलोसफी वाला, माता पिता वाला ज्ञान। देखिए मैं सिर्फ अपना बकवास करने से पहले, ज्ञान देने से पहले आप लोग को अपने थोड़े क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ, ताकि थोड़ा बातें आप सीरियसली लें, क्योंकि बिना क्रेडेंशियल्स के आप लोग कुछ सुनते नहीं। तो मेरा नाम है अंकित गुप्ता, मैं प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। तो लर्निंग साइंसेज में काफ़ी नॉलेज है, समझाने का, बातें सिखाने का। और मैंने फिलोसफी में काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल फिलोसफी में, लाइफ की फिलोसफी में। तो आज थोड़ी चर्चा होगी फिलोसफी पे, तर्क से तर्क टकराए जाएंगे, और देखते हैं हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं कि नहीं, अपने तर्कों के बेसिस पे। ओपिनियंस नहीं, तर्क, रैशनैलिटी। इधर मेरा भाई शिल्पा शिंदे वाला रिएक्शन रहेगा, इनको इधर वो लगा दूंगा मैं एडिट के वक्त। आप बोलिए कौन सा रिएक्शन। शिल्पा शिंदे को देखिए ना उनको। अच्छा अरे हाँ तो देखिए ऐसा है कि इनको भी थोड़ा सा हमको गाइस, तो अभी थोड़ा सा इनको ना समझाना पड़ेगा कि इतनी बकवास की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप जनता से ये बात करें नॉर्मल, एकदम जनता टू जनता, जैसे कि घर में बैठ के पंचायती करते हैं 4 लोग। बस ये जो चले गए हैं अलग ही मोड में कि गाइस मेरा ये बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड, हमको कोई मतलब नहीं आपके बैकग्राउंड से, देखिए ठीक है। हम बस ये इसीलिए आपको इस वीडियो में लेके आ रहे हैं ताकि जनता तक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पहुंचे। किसी भी एक चीज को देखने का एक अलग अलग जो नजरिया होता है, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द पर्सपेक्टिव। अग्री और नॉट अग्री वो आपका खुद का चॉइस है, लेकिन ये जो महान आदमी अभी जो आपको ज्ञान देने वाले हैं कुछ देर में, इनका ये कहना है, मतलब कि ऐसा ये दावा करते हैं कि बाई एंड ऑफ दिस ज्ञान सेशन आप शायद इनकी बात से अग्री कर जाए, ऐसा इनको लगता है। बट हम देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, वो तो अब कुछ देर में पता चली जाएगा। टॉपिक ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बड़े होने के बाद क्या उसकी माँ बाप की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बड़े होने के बाद उनके बुढ़ापे में, या नहीं का तो देखिए कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एज मोस्ट ऑफ अस आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा एक बच्चा कैसे नहीं बनेगा। लेकिन ये जो पुरुष, महान पुरुष जो बैठे हैं, इनका कहना कुछ और है। तो अब आगे की बात इन्हीं की जवानी, ओवर टेल। देखिए इसको हम डायलॉग फॉर्म में बनाते हैं, इसको हम एक चर्चा रहने देते हैं, रादर देन अपने व्यू पॉइंट्स को एनफोर्स करने के बजाय। जी बिल्कुल, मैं इनसे एग्री करना चाहूंगा, इस चर्चा में मैं भी भाग लेना चाहूंगा इनके साथ। तो आज का टॉपिक है बेसिकली चर्चा का एंटीनेटलिज्म। जिन दर्शकों को नहीं पता एंटीनेटलिज्म क्या होता है, आई थिंक सबको पता ही होगा, आजकल ट्रेंड चल रहा है काफी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऑलरेडी सफरिंग है, मतलब कोड देखो तो दुनिया का यही है कि भाई जीवन जो है दुख है,
गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी जर्नी में यही जाके डिस्कवर किया। 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में आपको पता होगा। पहला जीवन का सत्य यही है, लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है। तो अगर किसी भी महापुरुष, ज्ञानी पुरुष या अपने तजुर्बे से, आप सबको बहुत से मरवाते पता चल ही चुका होगा कि जीवन दुख है। तो अब जब आपको पता चल चुका है कि इन कोर, इन एसेंस जीवन दुख है, तो फिर आप क्यों इस जीवन में एक और जीवन को पटकना चाहते हो? क्यों पटकना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आप जो है आप उससे कुछ ना कुछ चाहते होगे, जो भी आपकी तमन्नाएं होगी, डिजायर्स होगी, आप उसके लिए उसको पटकते हो। राइट? कोई दान धर्म तो कर नहीं रहे हो आप। ये नोटिस किया आपने, इनकी आवाज में हल्की सी मिठास बढ़ गई। तो अगर मिठास नहीं बढ़ाऊंगा तो आप लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तर्क समझा देता हूँ कुल मिलाकर के। तो तर्क ये है कि अगर जीवन दुख है तो उसमें और दुख ना बढ़ाया जाए, और इसलिए एक नए जीवन को उठा करके इसमें ना पटका जाए। तो इसलिए जो बच्चा कभी पैदा ही नहीं हुआ सबसे ज्यादा खुश वो है, क्योंकि वो इस दुख से वंचित रह जाएगा। तो आप कहेंगे कि सुख से भी तो वंचित रह जाएगा। अरे रह जाएगा तो रह जाएगा भाई, उसने बोला तो है नहीं कि उसको आपके घर पैदा होना है, आप कर रहे हो जबरदस्ती। किसी और की वो लग रही है, ये कहीं से कॉपीराइट लग रहा है। कहते हैं कि सत्य का कोई कॉपीराइट नहीं होता, सत्य तो सत्य होता है ना। अब ग्रेविटी को न्यूटन ने बताया इतने 1000 साल पहले, मैं भी तो वही बात बताऊंगा ना, जैसा दिख रहा है वैसा बताऊंगा। अब ये थोड़े कॉपी कर रहा हूँ, जैसा दिख रहा है वैसा दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार आपने सुना नहीं। नहीं जी, हमने तो सुना था। ठीक है, दर्शकों के लिए आपने दोहरा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन है भाई? किसकी मिमिक्री किसका चालू हो गया है बीच में एकदम से? कोई और ब्लॉग में कैसे कैरेक्टर घुस गया है? ये इधर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इधर किसका ब्लॉग चल रहा है? ये अभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग चल रहा है। कुछ ब्लॉग कुछ गिफ्ट हमारे पास में डाले रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहाँ थे हम लोग? तो एंटीनेटलिज्म का भी बेसिक ही समझा रहे थे हम। तो कुल मिला के आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्या है। तो आपको मेरी विचारधारा भी थोड़ी बहुत इससे समझ में आ गई होगी। अब इसके कह सकते हैं इसके विपक्ष में या काउंटर में ये हमारे दावेदार हैं जिनका कुछ अलग ओपिनियंस है, तो वो अपने ओपिनियंस रखेंगे। और आप लोग हमें बताएं कि आप अग्री करते हैं कि डिसअग्री करते हैं, बट वो बताने से पहले आप थोड़ा अपना रिसर्च भी करें, अपना ओपिनियंस पे कूदे ना, अपने नॉलेज को लेकर के इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे कि हाँ हम क्योंकि बोल दिया गया तो फिर हम अब बताएंगे कि हम अग्री करें डिसअग्री करें। देखिए, हमको व्यूज की कुछ नहीं पड़ी है, आप ऑब्जेक्टिव रहिए। कुल मिलाकर के हमको नहीं चाहिए कि आप बैठ करके हमसे अग्री ही करने चाहिए या डिसअग्री ही करने चाहिए। जो भी करे तो करे, पर अपने विचारों को लेकर के ऑब्जेक्टिव रहे, इमोशंस में ना रहे। इमोशनल जोन नहीं है ये। इमोशनल जोन आपको चाहिए तो आप बिग बॉस और स्प्लिट चला देखिए, ये फिलॉसफी व्लॉग है, तो इसमें फिलॉसफिकल बातें होंगी। गाइस मुझे लगा था कि कुछ इंटरेस्टिंग चलेगा, तो इसलिए मैंने साथ में कुछ मंचिंग ले लिया थी। लेकिन ये तो बहुत ही बकवास डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे ही अब एंटर करना पड़ेगा। गाइस ये पता नहीं किसी, मुझे लग रहा है किसी अलग ही तो हम लोग कैरेक्टर पकड़ के चल रहे हैं। अरे ये अपने आप कुछ एक्सप्रेस किया रहा, ये इनकी आत्मा नहीं थी, ये कोई और आत्मा थी जो अभी बात करके गई आप लोगों से। क्योंकि रियल लाइफ में मैंने इनको इतना चूतिया तो नहीं कभी सुना था। अरे आप गाली मत दीजिए, इधर हमारी ऑडियंस क्या 18+ बिलो भी है ये। तो हम बीप कर देंगे वहाँ पे, बीप। देखिए गाइस, इन लोग को एजेंडा ही क्लियर नहीं है। ये लोग फिलोसफी बोल करके फिर रोस्टिंग पे आ जा रहे हैं। अरे नहीं, एजेंडा इधर बिल्कुल क्लियर गाइस। ये बीच में रोस्टिंग के मूड में आ गई है, अपना रोस्टेड पीनट्स खा ले चुपचाप बैठ के। गाइस आप लोग, मुझे लग रहा है मुझे समझ में आ गया कि आप क्या सुनना चाह रहे हो, ये अभी तक नहीं समझ पाया। अरे मैं बता दे रहा हूँ ना, ऑडियंस हमारी समझदार है, ठीक है। मैं ऑडियंस को ये रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि अपने समझदारी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट ना रहे, क्योंकि ये लोग व्यूअरशिप के लिए आपको बेसिकली आपको ईगो मसाज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसको लेकर ऑब्जेक्टिव रहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बेवकूफ है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव रहिए। ऑब्जेक्टिव, एक बार ऑब्जेक्टिव का हिंदी वो भी बता दीजिए हमारी। हिंदी वाली ऑब्जेक्टिव का हिंदी, हाँ सब प्योर हमारा वो है। ऑब्जेक्टिव का अर्थ हुआ तथ्यों के संपर्क में रहना, तथ्यों से जुड़ाव में रहना, उनसे वंचित नहीं रहना। ओके, ग्राउंडेड रहना। ग्राउंडेड। नहीं तो ठीक है, तो इस पे अब एक सवाल ये उठ के आया, तू मॉडरेटर है, मॉडरेटर। हाँ, तुम मॉडरेटर साहब है, वो जज साहब होते सभा में, तो मैं बोलूंगा अब मैं विपक्ष हूँ। तू बोल, या तू डिसएग्री करना तब तो डिबेट। हाँ तो मैं करता रहा हूँ, मेरे को बोल, उसको बोलने नहीं थी। मॉडरेटर आगे अपनी बकैती को। मैंने बोला तो पूछ सकता। हाँ तो अरे भाई मैं भूल गया। ये रिहर्सल करके आए, ऑन द फेस नहीं बोल पा रहे। अरे रुक जा। क्या काउंटर कर, आत्माएं थी, आत्माएं सोल है सब कोई। तो एंटीनेटलिज्म का तेरा काउंटर जो आ रहा था, उससे पहले कुछ और बोलना था मेरे को गाइस। कोई नहीं, कुछ शुरू तो कर। इसने बीच में इंटरप्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम डू नॉट इंटरप्ट ओके मॉडरेटर साहब। तो इनका क्या था वही, वो फिर से इन्होंने लास्ट में कुछ तो कंक्लूड किया था, ऑब्जेक्टिव रहने का बोला था, ग्राउंडेड रहने का। तो बिल्कुल ग्राउंडेड रहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के साथ तो पूरा तर्क जीतेंगे। तो मेरा तर्क इनसे यही है कि इन्होंने बता दिया, ठीक है, जो माता पिता है उन्होंने बच्चा कर दिया, तो जब उन्हें ऑलरेडी पता था इस बात का कि इस दुनिया में तो सफरिंग ही है, तो तुमने फिर एक और जो है संतान उत्पत्ति करके सफरिंग को और क्यों बढ़ा दिया, उसके नाम पे फिर से सफरिंग क्यों दी, उस बेचारे का क्या दोष था इसमें। तो इससे मैं यही आगे करना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग इंसान से पहले पशु है। तो हम लोग इंसान बनने से पहले हम लोग अभी सब लोग पशु है, हम भी पशु है, आप लोग भी पशु है, हम लोग को भी इंसान बनना बाकी है। तो उससे पहले जो, क्योंकि हम लोग पशु है, तो ये सब ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रजनन, ये सब रिप्रोडक्शन, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, ये सब। तो एज पार्ट ऑफ दिस ये सारे क्रिएचर्स कर रहे हैं, सारे पशु कर रहे हैं। तो वो क्रिएचर्स, तो ये तो पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, पार्ट ऑफ सर्वाइवल, एक टेक्निक है जिसके कारण ये सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन लिमिटेड है, तो हमें अपनी जो वो है रेस या सिविलाइजेशन, उसको आगे बढ़ाते रखना है, तो हमें करना जरूरी भी है। तो इन्होंने कर दिया, अब सफरिंग आ गई।
तो इसमें उसका क्या दोष? तो वो जो सोल आई उस बॉडी के अंदर, वो किसी और की सोल भी हो सकती थी, बट आपने वही सेम पेरेंट्स चूज किए, उन्हीं के साथ आप तो उन्होंने उन्हीं को मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोल तो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, आपके मरने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। तो वो सोल नहीं चूज किया कहीं ना कहीं कि मैं आप इस वक्त इन पेरेंट्स को चूज करके जन्म लूंगी या लूंगा, और फिर वो आई, क्योंकि वो कहीं और भी तो जा सकती थी। कोई सेम माँ बाप तो रिप्रोड्यूस कर नहीं रहे थे उस वक्त, बहुत सारे क्रिएचर्स थे, कहीं भी जा सकती थी। देखिए, मैं पहले तो बात तो तहे दिल से संजय जी का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो भी तर्क रखे हैं बहुत सारे प्रेमाइस के ऊपर रखे हैं। तो प्रेमाइस काफी सारे प्रेमाइसेस हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं, उनको एक एक करके चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। पहला प्रेमाइस ये है कि हम पशु जीवन जी रहे हैं, और क्योंकि पशु जीवन जी रहे हैं तो उसमें सारी जो प्रक्रियाएं होती है, खाना खाना, क्या था दूसरा, रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना, तो वो सब तो होगा ही और जरूरी भी है स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए। तो देखिए पहला तो ये जो देखिए पूरा जो आर्ग्यूमेंटेशन का जो लाइन ऑफ थॉट चल रहा है, ये इस प्रेमाइस के ऊपर बेस्ड है कि हम जो है वो पशु तल का जीवन जी रहे हैं। हर कोई पैदा एज अ पशु होता है, चलो जिसमें थोड़ा वैलिड पॉइंट भी है कि हाँ पैदा हम होते हैं एज अ पशु, फिर हमको एजुकेशन मिलती है, हमारा दिमाग है होमो सेपियन का, तो उस एजुकेशन के बेसिस पे हम एक वेल फाउंड माइंड बना पाते हैं, जजमेंट कर पाते हैं, राइट या रॉन्ग अपने डिसीजंस ले पाते हैं। तो फिर पशु से इंसान बनने की जो शुरुआत होती है वो एजुकेशन से होती है। अब सारा खेल यहीं पे, एजुकेशन आपकी दो टाइप की होती है। पहला व्यवसायिक एजुकेशन जो हम मोस्ट ऑफ अस पाते हैं सिर्फ नौकरी करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जैसा इन्होंने कहा कि वो तो जीवन है तो करना ही है, तो उसी तक हमारी एजुकेशन का दायरा भी उतना ही सीमित है। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे और आप नौकरी नहीं लेंगे तो आपको जूता ही पड़ेगा। तो कुल मिला के एजुकेशन जो है वो आपकी नौकरी पे ही आके आ जाती है, और उसके बाद हम कोई खास इनिशिएटिव लेते भी नहीं है खुद को एजुकेट करने का। बट फिर आप वही कर रहे हो ना, पशु के तल का जीवन जी रहे हो। आपने जाना ही नहीं, आधों ने तो जाना ही नहीं कि सफरेंगे, आधे लोग डिलुलू में जी रहे हो, फिर पैदा किए जा रहे हो, तो पशु का जीवन फिर पशु की तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे इंसान आपको क्या बनाती है? आपका एजुकेशन। और यहाँ पे एजुकेशन व्यवसायिक एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन की नहीं, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन ऑफ द सेल्फ की, आत्मज्ञान की, आत्मावलोकन की। तो जब वो इंसान की जब वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जब वो करना स्टार्ट करता है, चीजों पे विचार करना, चीजों पे तर्क करना, तब फिर उसको पहली बार एहसास होना स्टार्ट होता है कि हाँ जीवन में तो दुख है और जीवन में तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें एक और बच्चे को लाना क्या ये जायज है क्या नहीं है। तो यहाँ से फिर वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो जो इनका जो पूरा प्रेमाइस था कि हम पशु पैदा होते हैं और फिर इसलिए करें, तो जो भी इनका फिर कहीं ना कहीं बातों में ये भी बोल रहे हैं कि फिर जो भी बच्चा पैदा कर रहा है वो पशु के तल का ही जीवन जी रहा है। हम ये इन्फर कर सकते हैं, अगर वो इस नॉलेज को जान लेने के बाद भी बच्चा कर रहा है तो फिर या तो फिर वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, और जो बिना जाने कर रहा है वो फिर पशु के तल का ही जीवन जी रहा है। तो दूसरा इनका यहाँ पे जो तर्क था वो यहाँ डिबस्ट हो जाता है। फिर उन्होंने जो अगला तर्क रखा था कि आपकी जो आत्मा थी वो तो आपके पैदा होने से पहले भी थी, तो उसने चूज किया कि आपके इसी पेरेंट के घर आना था। तो देखिए ये मैं कहूंगा ये तथ्यों की नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है परियों की कोई कथा चल रही है जिनके बेसिस पे इन्होंने पूरे अपने तर्क गाड़े हैं, जिनका कोई प्रेमाइस ही नहीं मुझे दिख रहा है कि पैदा। अब मुझे सबके सब बताओ, मैं संजय तो ये पूछना चाहूंगा कि पैदा होने से पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1999, ठीक है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ से पहले इनकी सोल कहाँ थी, इनको एहसास क्या था अपनी सोल का? आपको 16 फरवरी कुछ भी आपको ड्रीमी अजम्पशन के बेसिस पे, आपने जो भी आपके तर्क होंगे उसके बेसिस पे नहीं, आपको मुझे बताना है कि आपकी जो लास्ट याद थी 16 फरवरी 1999 से पहले की आपकी कोई याद है? आपको कुछ पता है क्या था उससे पहले? नहीं, अभी नहीं है। नहीं है, अभी नहीं है, और नहीं कभी भी होगा। अगर इसके बाद होगा भी तो वो सिर्फ अजम्पशन होंगे या किसी फालतू बाबाओं के बेसिस पे पड़ी हुई कहानी होगी इनको मिली। तो कुल मिला के जो डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल था कुछ भी नहीं था, इट वाज अ कंप्लीट वॉइड, नल एंड वॉइड। तो उसमें कुछ था नहीं। उसमें अगर हम एक्चुअल में इसका एनालाइज करें कि क्या था, तो इट वाज कंप्लीट वॉइड, इट वाज कंप्लीट वैक्यूम, देयर वाज नो सेंस ऑफ आई द एक्सपीरियंसर, जो कि बर्थ होने के बाद जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज एन इंडिविजुअल, द सेंस ऑफ इंडिविजुअल इटसेल्फ, द सेंस ऑफ परसेप्शन फ्रॉम एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग, दैट्स व्हाई इट वाज कंप्लीटली वॉइड, नल एंड वॉइड, देयर वाज नथिंग, देयर वाज कंप्लीटली सन्नाटा। सो बेसिकली ये जो क्लेम है कि सोल थी और इसने उसने चूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Basically there was void, and then suddenly from the void there was birth of an experiencer, birth of an identity, which was completely random distribution on the basis of reproduction. Everybody just perceived a different sense of I based on the household which they were born in. So there was completely zero control over which person is getting born into which household. So soul का इस तरीके का कोई चॉइस ही नहीं था। तो अगर हम आप पैदा होने के बाद की बात करते हैं कि भाई उसने चूज किया है उस बच्चे ने उस घर में पैदा होने, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब बताओ कल को अगर मैं कोई बच्चा पैदा करने जा रहा हूँ तो आप कहोगे कि हवा में कोई सोल है, उसने काइंड ऑफ मिस्टिकली उसने कोई मेरे को लेटर लिख दिया कि अब आपको कंसीव कर लेना है, वो इसी घर में कंसीव होना चाहता है, ऐसा कुछ भी हो रहा है जादुई प्रक्रिया? नहीं। कैसे होगा बच्चा? मैं संभोग करूंगा, बच्चा होगा। तो बात जैसी है उसको वैसा रखा जाए ना। ओके गाइस, तो ये हम काफ़ी ज़्यादा वो एरिया टच कर चुके हैं जहाँ पे क्या है, अब एज अ एक्सपीरियंसर काफ़ी चीज़ें हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं की हुई है, बट हम उसको अभी डिनाई नहीं कर सकते कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, कि हम सोल का एग्जिस्टेंस ही डिनाई कर दें। तो ये वाली एक फिलोसफी है सेपरेट कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, सोल, रीबर्थ, साइकिल, तो ये डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, उस टॉपिक पे कभी और चर्चा करेंगे, वो लंबा विषय अपने में है। तो हम जो है इसी थ्योरी पे रह के इनके तथ्यों के अनुसार इनका आंसर देंगे। तो मैं भूल गया थोड़ा सा, इनका पहला क्या था कि पहला क्या था? पहला ये था कि मैंने
आपका पहला प्रेमाइस जो था उसको डिसमेंटल किया था कि वो प्रेमाइस ही गलत है, इसलिए उसके बेसिस पे जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन है वो वैसे ही कर जाता है, क्योंकि जो शुरुआत में हमने प्रेमाइस ही रखा है वो एक बहुत बड़े अजम्पशन के बेसिस पे है, जो कि सिर्फ एक असम्पशन है। हाँ, पशु ह्यूमन वाला पशु याद आ गया। पशु पता नहीं याद भी ठीक से नहीं दिला रहे तो अपना ये हर वक्त उसी मूड में रहते, प्रवचन के मूड में ही रहते। मैं व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इन लाइन ऑफ रैशनल आर्गुमेंटेशन, जब जो अपोनेंट जो है जब अपने थॉट्स को क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं कर पाता तो वो पर्सनल इंसल्ट पे आ जाता है, जब उसके पास तथ्यों में दम नहीं बचता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस, मैं भी दोहराना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। पर्सनल अटैक पे आ जाता है। ठीक है, तो पशु ह्यूमन वाली बात रही थी गाइस कि हम लोग अभी पशु स्तर का जीवन जी रहे हैं या ह्यूमन बन के भी इग्नोरेंट रह के जी रहे हैं। तो गाइस अभी तो हम लोग पशु स्तर का ही जीवन जी रहे हैं। एज अ ह्यूमन खुद को तभी कह सकते हैं जब हम लोग सब रियलाइज्ड सोल्स और एनलाइटेंड बींग्स हो जाएंगे, जब हम लोगों ने वो पहले पॉइंट से अग्री कर चुके हैं, आप देख रहे हैं, पहले पॉइंट से अग्री कर रहे हैं क्या मैंने जो रखा था क्या? कि पशु का जीवन ही जी रहे हैं, और रियलाइज अगर होके भी अगर बच्चा कर रहे हैं तो मतलब कि आप काइंड ऑफ इग्नोरेंटली कर रहे हो या फिर सिंपली आप पशु तल का ही जीवन जी रहे हो, ये इन्फर किया जा सकता है इससे। अभी तो पशु स्तर का जीवन जी रहे हैं हम और आप दोनों ही। हाँ, तो अगर बच्चा करते हैं तो फिर वो पशुता से ही होगा। हाँ, पशुता से ये इन्फर कर सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। मतलब माँ बाप पशु हो गए। हाँ हाँ, तो हम सब पशु ही है। पशु ही है, तो आपको पशु, तो फिर अब ग्रेट वर्च्यू किसमें हुआ? जो एंटिनेटलिस्ट फिलॉसफी है वो इसी तरफ तो जा रही है, वर्च्यू की तरफ। तो वो ग्रेट वर्च्यू किसमें हुआ? पशुता का जीवन जीते रहने में और बच्चा पशु तल पे पैदा करते रहने में, या उससे ऊपर उठने में? हाँ, तो दोनों चीजें गाइस, दोनों अपने अपनी तरह करेक्ट है, दोनों का अपना वो था, चॉइस था, क्योंकि दोनों ही जरूरी है, क्योंकि एक साइकिल है। एक तरफ लोग जो है चेतना का स्तर बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस का, सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ, जहाँ पे हम लोग अपना रियलाइज्ड सोल्स ह्यूमंस बनते जाएंगे, और फिर उधर से ब्रह्म की अनुभूति करते जाएंगे। तो वो हुआ रियलाइजेशन, और एक हुआ इसी में जीते रहना। तो जो रियलाइज हो गया वो तो फिर गॉड लेवल तक पहुंच गया, वो हो गया उसका मोक्ष वोक्ष जो भी है, रियलाइजेशन हो गया। और फिर वो क्या, उसके बाद क्या सब कुछ खत्म, बस मोक्ष ही था? बट नहीं, वही था क्रिएशन फिर से। इट हैज टू हैपन, इट हैज टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ, सो इट हैपन्स अगेन। तो फिर से हम लोग अपने आप को कंसील करते हैं, फिर से जन्म लेते हैं अपने आप को इस लिमिटेड सेल्फ की तरफ, एक लिमिटेड आइडेंटिटी एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ब्रह्म में जाने के बाद भी एक फ्रीडम हमें चाहिए रहती है। तो उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए हम फिर से जन्म लेते हैं। गाइस देखिए, इनका पूरा जो लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन है ना, यहाँ पे मैं पर्सनल अटैक के इंटेंशन से नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तथ्यों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो अगेन जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ, इनका लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन ही स्टार्ट हुआ इस स्टेटमेंट से कि देखिए कि इन्होंने अग्री किया कि हाँ दोनों बातें अपनी जगह, कि एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी जरूरी है, पशु के तल से उठ करके एक ब्रह्म के एक चेतना के तल पे आना वो भी जरूरी है, और दूसरा पशु के तल पे जीना और सर्वाइवल कंटिन्यू चलते रहना और रिप्रोडक्शन चलते रहना वो भी जरूरी है। तो देखिए अगेन ये पूरा जो लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन है, जो लाइन ऑफ थॉट है, ये इस प्रेमाइस पे बेस्ड है कि देयर इज ग्रेट वर्च्यू इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। दिस इज द प्रेमाइस कि चलते रहना चाहिए ही। कैन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस प्रेमाइस इटसेल्फ फॉर अ व्हाइल? द ओपनिंग स्टेटमेंट इटसेल्फ, चलते ही रहना चाहिए, होता ही रहना चाहिए। Why? I'm asking a simple question. Why? Is there a great virtue in the continuation of a civilization? I'm asking why not? And I am asking, if we look at the facts again, the Earth was simply a hot, dense ball for thousands of years. And then came the Ice Age, and then came another so many species just randomly popped out, and then dinosaurs, and then us. So the fact is, the universe was in a dormant stage without any life in it, and was completely fine by it. Was completely fine. The emergence of life itself is very random, assigning any meaning, purpose, any afterlife, or any grand scheme of things that this is something divine which has happened is completely absurd and childish, I would say, in the first No, place. it is awareness and its freedom to express itself in many forms. It wants to experience itself. So it's simply ego wrapped in clever words, I would say. The ego itself is trying to claim there is great virtue in continuation of me, I. So hence this is valid. This should continue. The fact upholds. But the fact is, there is no great virtue. It is completely random. So the continuation of species itself, that too, as a human and that too as a whatever form, there is simply a petty ego crying out, I matter, hence I want to continue, hence it's justified to continue, hence any act done to continue, to ensure continuity of it is justified. That's just petty ego crying and just losing touch with facts and just going all over trying to defend itself. The thing is, dissolve it. I would ask my friend to just be free from ego for a while and put a question. He's asking why not just shift the gears for a while and come to why. Why is there a great virtue in the continuation of the human self? You will say we have made rockets, we can do this, we can do that, but for whom? For ourselves, right? One random day the Prakriti will decide that okay, now let's annihilate all the humans. There will be a meteor hitting us. Then what's great virtue left? We will again be in the dormant stage. So it's the petty ego itself which is trying to express that there is something greater in me. That's why I matter. There is nothing great about you. Prakriti, the Brahm, will just make you vanish in a way, just the way in which it has popped you in. So firstly, there is no great virtue in the continuation of human civilization, and that is the reason the philosophy of antinatalism still upholds. गाइस ये तो हिटलर और थोड़ा सुसाइडल सा साउंड कर रहा है मेरे को। ये कह रहा है कि हमारा कोई